असलियत में समझेंगे कि गवर्नमेंट में इलेक्शन कैसे होता है, कैसे इंडियन गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है ना, तो हमारी जो ऑर्गन है असलियत में, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हम छोटी सिविक्स की क्लास में पढ़ते थे, कोई भी देख सकता है, वो हम तीन चीजें पढ़ते थे: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीन जो है ना हमारे ऑर्गन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। ठीक है, उसका लेजिस्लेचर, उसकी एग्जीक्यूटिव्स और उसकी जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेचर है वो बेसिकली क्या है, ऐसे लोग जो कि लॉज को बनाते भी हैं और पास भी करते हैं। यही लोग लॉज बनाते हैं और यही लोग लॉज को पास करते हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, ये जो भी लॉ बना होता है उसको काम कैसे करना है उस लॉ में, वो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। जैसे कोई भी एग्जीक्यूटिव शब्द से ही समझ आ रहा है कि जो भी लॉ आएगा उसका काम कैसे होगा। तो अब वो पीएम, सिविल सर्वेंट्स और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, वो लोग बेसिकली काम को देखते हैं। जैसे पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो गए। सिविल सर्वेंट्स जो कि हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस वगैरह, ये हमारे सिविल सर्वेंट्स टाइप्स में आ गए। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि निर्मला सीतारमन जी, जो फाइनेंस को संभालती हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हो। अभी जो उनके लिए हुआ था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, उनका रेजिग्नेशन के मांगा गया था, तो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर ही थे जो एजुकेशन को संभाल रहे थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जुडिशरी की बात करें, तो जुडिशरी मतलब कि जितने भी हमारे लॉज बनते हैं, उन लॉज को कैसे अ, मतलब, अब भाई लॉज ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसको देखने के लिए, किसी को लग रहा है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रही है, उसके लिए भी हम जुडिशरी की बात करते हैं। अब जो जुडिशरी है वो भी तीन चीजों में डिवाइडेड है, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे हाई पोजीशन पे हमारी सुप्रीम कोर्ट आती है। ठीक है। अब हम सबसे पहले ना इस लेजिस्लेचर को समझते हैं, क्योंकि ना हमें समझ नहीं आता कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है जनरली। तो अब बेसिकली ये लेजिस्लेचर होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। सबसे पहले ना हम बात करते हैं पार्लियामेंट। ठीक है। जो पार्लियामेंट है ना, हमारा पार्लियामेंट हमारा ना दो चीजों में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। अब इतनी सी एक चीज याद रखनी है कि जो ये लोकसभा है ना, इसके लोगों के लिए इलेक्शन होता है। लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग वोट करने जाते हैं, तो वो लोकसभा का इलेक्शन है। राज्यसभा के लोगों को हम इलेक्ट नहीं कर सकते। वो जो लोकसभा के हमारे लोग हमने जो सिलेक्ट करे हैं, वो लोग ही राज्यसभा को, लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो राज्यसभा में हम सिलेक्ट नहीं करते। इतना समझ आया। लेकिन जो विधानसभा है, विधानसभा क्या होती है, स्टेट इलेक्शन होता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन होता है। तो स्टेट इलेक्शन जो होता है उसे बोलते हैं विधानसभा। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको, वो पीएम है। ठीक। उनका जो इलेक्शन हुआ है वो लोकसभा से हुआ है, लोकसभा से उनका इलेक्शन हुआ। ठीक है। और अगर हम अभी दिल्ली का एग्जाम्पल लें, तो इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है। पहले जब आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार का जो हुआ था वो क्या थे, हमारे विधानसभा के इलेक्शन थे, जिसमें दिल्ली वाले लोगों ने सिलेक्ट करा था। ठीक है। अब एक चीज आती है कि एमपी समझ नहीं आता, एमएलए समझ नहीं आता। एमपी और एमएलए में डिफरेंस क्या है? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि एक पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट हम न्यूज वगैरह में कभी कभी देखते हैं कि एक मतलब पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहे होते हैं, तो वो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे होते हैं। तो एमपीज कौन होते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। किसी को भी एमपी बनना है तो उसे जो है लोकसभा का इलेक्शन जीतना पड़ेगा। अगर कोई लोकसभा का इलेक्शन जीत जाता है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, अब लोकसभा के भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं और राज्यसभा के भी जो लोग होते हैं, दोनों के जो लोग हैं वो दोनों ही एमपी कहलाते हैं। ठीक है। बस ये डिफरेंस है कि जो लोकसभा के हैं उन्होंने, लोगों ने इलेक्ट करा है, लोगों ने चुना है, लेकिन जो राज्यसभा के हैं उन्हें लोगों ने नहीं चुना है। वो जो है एमएलए और एमपी, इन सब से ही चुने जाते हैं। बेसिकली एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के एमपीज को। ठीक है। अब हम विधानसभा की बात करते हैं। तो विधानसभा में क्या होता है? विधानसभा से आते हैं एमएलए। एमएलए कौन आते हैं? एमएलए आते हैं, जो कि हम एज अ स्टेट के जो लोग हैं, दिल्ली वाले लोगों ने जिन्हें वोट करा होगा, जिन्हें चुना होगा, वो कौन होंगे? विधानसभा के लोग होंगे। तो इतना हमें समझ आ गया कि विधानसभा होता है स्टेट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन से हम एमएलए चुनते हैं। एमएलए ही फिर फर्दर जो है हमारा सीएम को चुनते हैं। ऐसे ही लोकसभा, लोकसभा में हम लोग चुनते हैं एमपी को, फिर एमपी जो भी जीतते हैं वो लोग अब पीएम को चुनते हैं। इतना डिफरेंस है। ठीक है। अब हम ना बहुत जगह सुनते हैं कि इतनी सीट, बीजेपी ने इतनी सीट ले ली, इसने इतनी सीट ले ली। तो ये सीट क्या होती है?
सीट बेसिकली क्या करती है, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है, या एक एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में 500 लोग बैठे हैं, तो एक सिनेमा हॉल में 500 पीपल की कैपेसिटी है। ऐसे ही एक सीट एक रीजन को एक रीजन के लिए है। आई होप सीट का असली मतलब समझ आया होगा। दूसरा मैं थोड़ा ये भी बता देती हूँ कि बेसिकली लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट होता क्या है। लेजिस्लेचर मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक्स लॉ फॉर अ कंट्री, दे डिसाइड रूल्स एवरीवन मस्ट फॉलो। तो जो लोग जो हमारे लॉ बनाए किसी भी कंट्री और स्टेट के लिए, जो लोग लॉ बनाए वो बेसिकली लेजिस्लेचर में आती है। तभी लेजिस्लेचर मतलब कि एक कंट्री के लिए या फिर एक स्टेट के लिए, तभी यहाँ पर हमने हमारे विधानसभा एंड हमारे लोकसभा दोनों पढ़े। लोकसभा पूरी कंट्री के लिए बनाती है, विधानसभा अपनी स्टेट के लिए बनाती है। अब जो पार्लियामेंट होता है ना, एक पार्लियामेंट एक टाइप ऑफ लेजिस्लेचर ही है। यूजुअली इन कंट्रीज लाइक इंडिया और यूके इट हैज टू पार्ट्स, वन मेक लॉज एंड अदर चेक्स एंड डिस्कस देम, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी मैंने बोला ना, जो पार्लियामेंट है वो दो में डिवाइडेड है। एक डिवाइडेड है राज्यसभा में और एक डिवाइडेड है मेरे लोकसभा में। लोकसभा के लोग बनाते हैं लॉ को, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा के लोग होते हैं ना, वो चेक करते हैं कि जो लॉ है ये सही है भी या नहीं, और फिर उसे पास करते हैं। जो लॉ आया है उसको पास भी करा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखें पार्लियामेंट का, तो यही होता है कि भाई वो लोकसभा और राज्य मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस में डिवाइडेड है। अपर हाउस को लोकसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को, सॉरी, अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं एंड लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। ये लोग लॉज बनाते हैं एंड अपर हाउस जो होता है वो रिव्यू करता है, डिबेट्स वगैरह करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है, अब देन बाद में सबसे ज्यादा जो है लीड करता है जो गवर्नमेंट को, पीएम ही लीड कर रहा होता है हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, अभी सीट्स का एक्चुअल मीनिंग समझते हैं कि जो ये इलेक्शन होते हैं इसमें ये सीट्स जो हम लोग इलेक्शन करने जाते हैं उसमें सीट्स का रियल मीनिंग क्या होता है। देखो, जो हम लोग इलेक्शन करते हैं वो हम विधानसभा और लोकसभा के ही इलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब जो ये लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में ना टोटल 543 सीट्स है। मतलब इन्होंने ना इंडिया को जो है 543 सीट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि बहुत सारे एरियाज थे, उन एरियाज को किस में डिवाइड कर दिया, 543 एरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो 543 एरियाज हैं इनमें डिवाइड हो गया। अब इस इन सीट्स के लिए इलेक्शन लड़े जाते हैं, ठीक है। और हम इनसे हमारा एमपी चुनते हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद ये जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं ये फिर बाद में पीएम चुनते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम विधानसभा में आए, तो विधानसभा में क्या होता है, जैसे भाई लोकसभा में तो हम पूरे इंडिया एज अ होल की बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी 543 सीट्स में डिवाइडेड है इंडिया एज अ होल। बट जो विधानसभा है उसमें जो सीट्स है ना, वो हर स्टेट पर डिपेंड करती है, हर स्टेट पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब मैं एग्जांपल में दिल्ली लेती हूँ, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में 70 सीट्स हैं। 70 सीट्स का मतलब क्या है, 70 सीट्स का मतलब अभी मैं नीचे भी समझाऊंगी, बट 70 सीट्स का मतलब है कि जो दिल्ली है उस एरिया को, दिल्ली के पूरे एरिया को 70 सीट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा आगे भी समझेंगे, ठीक है। अभी एमपी चुनते हैं इससे, और ऐसे ही मैं बता देती हूँ राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं, बट इसको हम नहीं चुनते, ठीक है, एज अ पीपल नहीं चुनते। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छे से मैं बताती हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम दिल्ली का ही एग्जांपल लेते हैं, तो दिल्ली में मैंने बोला कि 70 सीट्स हैं। 70 सीट्स का मतलब क्या है, 17 स्मॉलर नेबरहुड में डिवाइड कर दे, जैसे कि चांदनी चौक, शालीमार बाग, रोहिणी, इन सब में क्या हो गई, डिवाइड हो गए, ठीक है। लेकिन अब यही 70 सीट्स लोकसभा में, ये 70 नहीं रहेगी, ठीक है भाई। लोकसभा में तो हम अब पूरे एक छोटे एरिया दिल्ली की तो नहीं बात कर रहे ना, तो हम बहुत सारी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब लोकसभा में जो दिल्ली है वो कितने में डिवाइड हो जाएगी, जो 70 स्मॉल रीजन, वैसे दिल्ली तो एक यूटी है, बट इलेक्शन तो यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या है, 70, जो 70 स्मॉलर रीजन है उनको ये लोग फर्दर 7 लार्जर जोन में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, इन सब में क्या कर देते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 70 सीट्स थी ये लोकसभा में किस में कन्वर्ट हो जाती है, 7 सीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। वो उस 543 में 7 सीट्स दिल्ली की है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी इलेक्शन जीतता कैसे है। जैसे कि हम दिल्ली में ही एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम एमएलए की बात करें, तो अगर मुझे फिर बताओ एमएलए किसके लिए होता है भाई, एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ये हमारा विधानसभा के लिए होता है। विधानसभा में हमारा एमएलए आता है। एमएलए जो है उससे फिर हमारा सीएम बनता है, जो अभी हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी हुई है,
ठीक है, रेखा गुप्ता जी हैं। ठीक है, अब हम फर्दर थोड़ा समझते हैं। तो आउट ऑफ 70 सीट्स, देखो 70 सीट्स है ना दिल्ली में, तो 70 में से ना आपको 36 सीट्स जीतनी है। मतलब कि 70 सीट्स में से, यानी कि 70 रीजन में से 36 रीजन चाहते हो कि हमें जो है इस हमें ए सरकार चाहिए, हमें बी सरकार नहीं चाहिए। अगर 36 लोग 36 लोग ये बोल देते हैं, तो फिर वो जो पर्टिकुलर पार्टी है वो पार्टी जीत जाती है। अब रिसेंट में दिल्ली में इलेक्शन हुए थे जब, तो बीजेपी जीती थी। बीजेपी ने कितनी सीट्स ली थी, देखो 36 सीट्स होनी चाहिए थी, बट बीजेपी ने 48 सीट्स जीती थी। ठीक है, तो उन्होंने कितने में से आउट ऑफ 70 48 सीट्स जो थी वो बीजेपी ने ही जीती थी। ठीक है, और आपने जो है रिमेनिंग 22 सीट्स जीती थी। अब लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है, लोकसभा में 543 सीट्स टोटल होती है, इसमें से आपको ना 272 सीट्स जीतनी होती है। अगर आपने 272 सीट्स जीत ली, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी सरकार बन जाएगी। अब यहीं पे ना कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि जो लोग हैं, यानी कि जो पार्टीज है, मान लो अगर किसी पार्टी की 270 सीट्स आ रही है, ठीक है, तो अभी तो वो जीतेगी नहीं, तो वो क्या करती है, किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, गठबंधन की सरकार बना लेती है कि वो 2 सीट्स और आ जाए तो हमारी 272 सीट्स हो जाए। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल में समझाती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए कि राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर, थोड़ा हमें रीजन पता चले। तो राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस से हैं। तो अब ये क्या है, ये एमपी है, राहुल गांधी जी एक एमपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो लोअर हाउस के, यानी कि वो लोकसभा के है। अब भाई किसी भी चीज, किसी को भी एमपी बनना है ना, तो एमपी बनने के लिए आपको कहीं से तो जीतना है। मतलब कहीं के तो लोग चाहते हो कि आपको हम जिताना चाहते हैं, आप हमारे एमपी बन जाइए। तो ये रायबरेली यूपी में जो लोग थे, राहुल गांधी जी वहां से अपनी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मैं जब जया बच्चन जी की बात करती हूँ, तो जया बच्चन जी भी एक एमपी है, पर वो अपर हाउस के एमपी, यानी कि वो राज्यसभा के एमपी है। ठीक है, और जब मैं रेखा गुप्ता जी की बात करती हूँ, तो जो रेखा गुप्ता जी है वो एक एमएलए है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शंस वगैरह में क्या होता है, मतलब इनके रोल्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या है। ठीक है, तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट के, इसके जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबली मतलब जो एमएलए होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, स्टेट असेंबली के लोग राज्यसभा के लोगों के लिए। ठीक है, हमारा मतलब क्या है, विधानसभा में हमारे जो एमएलए हैं वो किसे सिलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर। अब यहाँ पर क्या होती है, 250 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 250 मेंबर्स हैं, और इसमें से कुछ मेंबर्स जो हमारे प्रेसिडेंट जी भी नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनका काम होता है टू रिव्यू एंड डिस्कस द लॉज मेड बाय द लोग। अब लोकसभा ने जो लॉ बनाए उन्हें डिस्कस करे, उनके ऊपर क्या वो सही है गवर्नमेंट के लिए, इन सब के लिए। इट कैन नॉट मेक मनी बिल्स बट कैन सजेस्ट चेंजेस। ये लोग मनी बिल नहीं बना सकते, बट उसके ऊपर जो भी चेंजेस हैं वो जरूर बता सकते हैं। ऐसी लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली हम ही लोग सिलेक्ट करते हैं। 545 मेंबर्स होते हैं। इट मेक्स एंड पासेस द लॉ। भाई लॉ भी बनाते हैं, पास भी करते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एमएलए है, क्या एक एमएलए जो है वो एमपी बन सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, एन एमएलए वर्क्स इन द स्टेट असेंबली व्हाइल एमपी वर्क्स इन द नेशनल पार्लियामेंट। ठीक है, इफ एन एमएलए वांट्स टू बिकम एन एमपी दे मस्ट कंटेस्ट इन द लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन। इफ दे विन दे बिकम एन एमपी। आफ्टर विनिंग दे मस्ट रिजाइन द एमएलए पोस्ट बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट होल्ड बोथ इन द सेम टाइम। तो अगर आपको जो है एमएलए से एमपी बनना है, तो आपको जो है लोकसभा में जीतना पड़ेगा या राज्यसभा में जीतना पड़ेगा, तब आप जो है एमएलए से एमपी बन सकते हैं। उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस होता है, बट वो हम इसमें बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब इलेक्शन है ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन राज्यसभा में कैसे होता है ये थोड़ा हमें समझ नहीं आता, क्योंकि अभी हम देख रहे होंगे ना कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी 1/3 या 2/3 अपनी पार्टी बनाना चाह रहे राज्यसभा में उनके लोग। तो क्या इसका क्या मतलब है, किसी भी ना, जैसे हम पहले ना 2/3 मेजोरिटी पे आते हैं, अगर मुझे कोई भी लॉ पास करना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ना 2/3 सीट्स जो है वो हाउस के अंदर चाहिए ही चाहिए। मतलब मुझे 2/3 सीट्स की मेजोरिटी चाहिए, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, कोई भी लॉ पास कर सकती हूँ। ठीक है, इन राज्यसभा दिस मेजोरिटी अलाउज देम टू पास द, कोई भी अमेंडमेंट पास कर सकते हैं या किसी भी लॉ को अपोज कर सकते हैं। ये राज्यसभा में पावर होती है। अगर राज्यसभा साइन नहीं करेगी तो फिर लॉ नहीं बन पाएगा। जैसे कि अभी किसान, बहुत पहले किसान आंदोलन, बहुत तो पहले नहीं, किसान आंदोलन आया था, वो लॉ था, बट अब भाई नहीं पास हुआ था ना वो लॉ। लोगों ने भी उसको अपोज अपोज करा था, और राज्यसभा के लोगों ने भी नहीं पास होने दिया होगा। या अभी फीमेल का भी आया था, तो
इसका बेस्ट एग्जांपल वो फीमेल वाला है कि मोदी जी लाए थे नारी शक्ति के लिए कि 33% रिजर्वेशन हो जाए, पर राज्यसभा के अंदर क्या हुआ था, उन्हें पूरा कंट्रोल नहीं मिल पाया था, मतलब लॉ पास ही नहीं हो पाया था, 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली होगी, तो वो लॉ उन्हें गिराना पड़ गया था। ये न्यूज में भी आया था। तो 2/3 मेजोरिटी मींस एक पार्टी अलायंस बनाती है 2/3 ऑफ द सीट्स इन द हाउस इन राज्यसभा, दिस मेजोरिटी अलाउज देम टू पास अमेंडमेंट। तो ये 2/3 इसलिए ना सीट्स चाहिए होती है, ये 2/3 सीट्स इसलिए रिक्वायर्ड होती है इन इफ 240 मेंबर्स आर प्रेजेंट। तो 2/3 मतलब 160 ने वोट कर दिया, अगर हाँ जी आप ये कर सकते हो, तो इसका मतलब यू कैन गो विद द एंड मेक द लॉ वर्क। अच्छा, जो एमएलए है वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को, 2/3 मेजोरिटी गिव्स देम द कंट्रोल एंड पार्टी सेंड मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर एमएलए नंबर्स। मतलब कि पता है क्या, कि जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं ना, ये जो विधानसभा के इलेक्शन है, ये हमारे राज्यसभा के लोगों को, राज्यसभा के लोगों को इलेक्ट करने के लिए, कि मतलब आपके कौन लोग जाएंगे इलेक्शन लड़ने, उसके लिए बहुत हेल्प करते हैं विधानसभा के। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक तीर से दो निशाने हैं, कि हम जिस पार्टी को जिताएंगे उसके अकॉर्डिंग है। तो इसको और समझते हैं कि जैसे ना दिल्ली में मैंने बोला 70 एमएलए, 70 सीट्स हैं, मतलब कि 70 सीट्स के अंदर एमएलए लड़ते हैं, ठीक है। अब ये 70 सीट्स जो है ना वो राज्यसभा में 3 सीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये 3 सीट मतलब कि 3 मेंबर आप भेज सकते हो। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ना 70 सीट्स थी और ना आपने 62 सीट्स जीत ली, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 3 सीट थी ना राज्यसभा की, इसमें जो है ये आप जो है अपने 3 नॉमिनीज भेज सकता है कि भाई ये 3 नॉमिनीज है। अब भाई सिलेक्ट कोई भी नॉमिनी सिलेक्ट हो जाए, पर वो है तो तीनों आपका ही ना। इसका मतलब क्या है कि आपकी पार्टी का ही कोई आदमी जाके या कोई भी फीमेल जाके बनेगी उसकी मेंबर राज्यसभा की। तो इसलिए ना कोई भी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो विधानसभा के भी इलेक्शन अच्छे से जीत जाए, ताकि वो राज्यसभा के जो मेंबर्स में जब इलेक्शन हो तो वो अपने मेंबर्स को सबसे ज्यादा भेज सके। इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी जो है वो सब सारी स्टेट्स जीत जाते हैं अच्छे से, तो ऐसा होगा कि राज्यसभा में भी ना उनके ही मेंबर्स भर जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि वो कोई भी लॉ पास करेंगे तो वो पास हो जाएगा आसानी से, मतलब कोई डिस्कशन नहीं, वो सब उस वे में होता है ये बेसिकली, क्योंकि ना हर किसी को 2/3 मेजोरिटी बनानी है अपनी राज्यसभा में। तो फिर आप आराम से अपना लॉ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 250 सीट्स होती है, इसमें से 233 सीट्स जो है वो इलेक्शन के थ्रू, जो उनका पर्सनल इलेक्शन उससे आती है, और जो 12 सीट्स है ना प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो हमारे बहुत दिग्गज लोग होते हैं साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर में, उन लोगों को करते हैं। थोड़ा इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यूपी में क्या है, यूपी में ना हमारी 31 सीट्स है, किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, मतलब 31 लोग आप भेज सकते हो। वेस्ट बंगाल में भी 16। अब ये जो है आपके एमएलए के ऊपर डिसाइड होता है, मतलब जितनी ज्यादा सीट्स आएंगी विधानसभा में उतने लोग भेज सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई सारे, अगर बीजेपी की सरकार आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के ही वो 31 मेंबर्स बीजेपी के जाए, ऐसा नहीं होता। मान लो बीजेपी जीती है, बट कहीं से जो है मान लेते हैं कांग्रेस की सरकार बहुत है, कईयों ने आपको भी सिलेक्ट करा हुआ है, तो फिर क्या होता है कि मान लो 10 मेंबर बीजेपी ने नॉमिनेट करके भेजे, 10 जो है वो उन्होंने भेज दिए, और 11 जो है वो आपने, मतलब जिसके भी बेसिस पे जो जीता उसके बेसिस पे लोगों को भेजा जाता है। पर ये है कि जितनी सीट आप जीतोगे तो उतने आपके मेंबर्स चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी होती है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है ये, कि जितने मेंबर्स आपकी पार्टी के जितने मेंबर होंगे उतनी उतना आप इलेक्ट कर सकते हो, उतना आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका एक थोड़ा अलग ही प्रोसेस होता है इतनी मेंबर्स को थोड़ा सिलेक्ट करने का। पर मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि होता कैसे। अब जैसे यूपी में क्या है ना, यूपी के अंदर यूपी में ना टोटल 403 सीट्स है, मतलब यूपी का जो एरिया है वो 403 में इन्होंने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। विधानसभा के इलेक्शन की बात करें, यानी कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन की बात करें, अब आप किसी को भी जीतना है तो वो 202 सीट्स ले आए तो वो जीत जाएंगे। ठीक है। अब जैसे पार्टी ए है, पार्टी ए में 255 लोग जो जीते और पार्टी बी में 111 लोग जीते, तो अब इसमें क्या होगा, कि क्या होगा इसमें, अब देखो, अब जो वोट है वो वोट कैसे होता है कि टोटल एमएलए कितने आपके एमएलए हैं इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेकेंट सीट प्लस 1। टोटल एमएलए मतलब पार्टी ए के इतने एमएलए आए, अच्छा इतने एमएलए जीते, और पार्टी बी में इतने एमएलए जीते। ओके जी, अब नंबर ऑफ वेकेंट सीट का मतलब क्या है कि जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा के जो मेंबर्स है ना वो मतलब उनका रिजाइन होता है। तो अब अगर राज्यसभा में जिन भी लोगों का रिजाइन हो गया, उसके बाद जो वेकेंट सीट्स बची वो आती है यहाँ, उससे पूरा
होता है। मैं वुमेन्स की कंडीशन बता देती हूँ कि औरतों की कंडीशन क्या है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। तो लोकसभा में ना टोटल 543 सीट्स है और उसमें से सिर्फ 75 वुमेन एमपीज है। सिर्फ कितनी वुमेन एमपी है? 75 वुमेन एमपी। और जो राज्यसभा है उसमें टोटल 245 सीट्स है और उसमें से सिर्फ 42 एमपीज जो है वो वुमेन्स है। तो वुमेन बहुत कम है। इसलिए वुमेन एक कोई भी अपना वुमेन ही नहीं है, मेजोरिटी ही नहीं है, तो अगर एक वुमेन जो है अपना अपने लिए कोई लॉ लाना भी चाहेगी तो उसे उसकी तो मेजोरिटी ही नहीं है। वो तो इतनी कम है यहाँ पर वुमेन्स। बताओ 543 में से 75 और 245 में से सिर्फ 42 वुमेन्स है। तो ये बहुत गलत बात है। इसी के लिए कि ताकि 33% वुमेन का रिजर्वेशन हो जाए, इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अभियान योजना लाए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। पर वो नहीं पास हो पाया। तो ये हमारी थोड़ी कंडीशंस हैं वुमेन की लोकसभा और राज्यसभा में। अभी बहुत सारी चीजें नहीं है कि राज्यसभा में कैसे लोग रिटायर होते हैं, क्या प्रोसेस है, और इसके लिए और जानना हो तो यू कैन कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज टेल मी इन द योर रिव्यूज इन द वीडियो अबाउट द वीडियो। और अगर आपको समझ आया हो कि इलेक्शन क्या होते हैं, विधानसभा, एमएलए, एमपी, इन सब का थोड़ा डिफरेंस पता चला हो तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।